अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि मोमेंटम जो है एक्सप्लोसिव फोर्सेस में वो हमारे पास कंजर्व रहता है कि नहीं रहता। ठीक है, मेरी इससे क्या मुराद है कंजर्व रहने से, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने इस चैप्टर में इलास्टिक कोलिजन पढ़ी है और लीनियर मोमेंटम या वन डायमेंशन में लीनियर मोशन या वन डायमेंशन में मोशन डिस्कस की है। ठीक है, उसमें क्या होता था, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट होता था या एक बॉडी, एक बॉल, आप कुछ भी सपोज कर रहे हैं, जो भी आप चीज सपोज कर रहे हैं, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको आप कहते हैं कि वो आपका सिस्टम है। ठीक हो गया, ये स्टेशनरी है इनिशियली। यहां से एक दूसरा बॉल आता था, वो आके इसके साथ कोलिजन करता था, कोलाइड करता था। कोलिजन के बाद आपके सिस्टम में क्या होता था, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती थी। क्या होता था, डिस्टर्बेंस होती थी। हम कहते थे कि ऐसी सूरत में आपके सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, डिस्टर्बेंस जनरेट हुई है, किस वजह से, एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है, जो इस बॉल ने आकर इस पर लगाई, और हमने देखा कि ऐसे तमाम सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, वहां पर मोमेंटम कंजर्व रहता है, वहां पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है होल्ड करता है। आज हम देखना चाहते हैं कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस में कंजर्व रहता है या नहीं। एक्सप्लोसिव फोर्सेस से क्या मुराद है बच्चों, आप सपोज करें कि आपके पास एक बॉम्ब है या शेल है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कि एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा होता है। ठीक है, जब वो कीमियाई मादा या ये जब फटेगा, इसकी एक्सप्लोजन होगी, तो क्या होगा, इसके बहुत सारे पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, कोई इस तरफ हो जाएगा, कोई इस तरफ हो जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि एक्सप्लोजन से पहले, यानी जब ये भी फटा नहीं था बॉम्ब, तब इसका जो मोमेंटम था और इसकी एक्सप्लोजन के बाद का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है या नहीं रहता। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए बच्चों दो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, पहली जो एग्जांपल है वो शेल की है आपके पास। मैं उसके भी दो पार्ट्स बना देती हूँ। एक्सप्लोजन ऑफ स्टेशनरी शेल या बॉम्ब। क्या है कि आपके पास एक बॉम्ब है, ये बच्चों जब ये एक्सप्लॉइट करेगा, इसकी एक्सप्लोजन होगी, तो इसके बहुत सारे पीसेस होंगे, मे बी मोर देन 100 or 1000। लेकिन आसानी के लिए, कैलकुलेशंस की आसानी के लिए मैं सपोज कर लेती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास इसके सिर्फ दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा, इसके सिर्फ दो पार्ट्स हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास होंगे। एक पार्ट बच्चों इस तरफ को मूव कर रहा है और एक पार्ट में सपोज कर लेती हूँ इस तरफ को फ्लाई कर जाएगा। ठीक है, एक और बात कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है, यानी जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी का वेक्टर होता है, उसी डायरेक्शन में उसके मोमेंटम का वेक्टर भी होता है। ठीक है, तो अगर मेरा एक पार्ट जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है सब्जेक्ट का, तो मैं कहूंगी इसके मोमेंटम का वेक्टर जो है वो इस तरफ को है, और दूसरा पार्ट अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो मैं कहूंगी इसके मोमेंटम का जो वेक्टर है वो इस तरफ है। ऐसा ही है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि एक्सप्लोजन से पहले, यानी यहाँ पर जो मोमेंटम था, ये बिफोर एक्सप्लोजन है आपके पास, बिफोर एक्सप्लोजन, और ये आपके पास सिनेरियो है आफ्टर एक्सप्लोजन का। मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहा या नहीं रहा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये कैसे देखेंगे, आप देखिए शुरू में स्टेशनरी था, तो इसका मोमेंटम क्या होगा इनिशियली, जब ये शेल स्टेशनरी था और मूव नहीं कर रहा था, तो इसका मोमेंटम ऐसी सूरत में क्या होगा, जीरो। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम बच्चों आपको पता है
अगर मोमेंटम फॉरवर्ड मोमेंटम जनरेट होता है, मैंने जैसे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी एग्जांपल दी थी, तो उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मोमेंटम जनरेट होता है, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड में बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो आफ्टर एक्सप्लोजन में फिर मोमेंटम कितना हुआ, 0। हमने देखा कि एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम की वैल्यू क्या है, बराबर है, चेंज नहीं हुई। तो हम कहेंगे कि जब भी हमारा ऐसा सिस्टम, ऐसा एक्सप्लोजिव सिस्टम जो स्टेशनरी हो, वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है, होल्ड करता है। तो आई कैन राइट हियर कंक्लूजन में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम in stationary explosive system holds, ठीक हो गया, क्योंकि सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर है। ये जो स्टेशनरी सिस्टम वाला एग्जांपल है ना, ये आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुक में शेल की एग्जांपल तो है, लेकिन वहां पर जो आपका शेल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होल्ड करता है या नहीं करता, ठीक हो गया। तो मैं इसका पार्ट बी यहाँ पर लिखती हूँ। एक्सप्लोजन ऑफ मूविंग या फिर फॉलिंग शेल, ऐसी सूरत में क्या मोमेंटम। आप देखें आपके पास इनिशियली एक शेल है, ये मूव डाउन कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, इसका मास है बच्चों m, ठीक है, और इसके मोमेंटम का वेक्टर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब ये यहाँ पर पहुंचता है मिड एयर में, तो इसकी एक्सप्लोजन हो जाती है, एकदम आगे से ही फट जाता है, ठीक है। एक्सप्लोजन जब इसकी होगी, तो मैंने कहा है, मैंने कैलकुलेशन की साली के लिए यहाँ पर सपोज कर रहा है कि मेरे पास इसके दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। एक पार्ट अब समझ लें इस डायरेक्शन में फ्लाई कर गया, इसके मोमेंटा का जो वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा और इसके जो मोमेंटा का वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। ऐसी सूरत में मैं देखना चाहती हूँ कि इनिशियली जो इसका मोमेंटम था वो, और एक्सप्लोजन के बाद जब ये मिड ईयर में इसकी एक्सप्लोजन हुई है, तो उसके बाद का मोमेंटम कंजर्व रहा या नहीं रहा। एक और हम बात कि अगर आप इस बॉडी को एज अ होल कंसीडर करें, तो एज अ होल जो इसका मोमेंटम होगा, आप उसको, मोमेंटम दरअसल एक प्लूरल टर्म है, ठीक है। तो एज अ होल जो इसका मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे कि इसका मोमेंटम है। लेकिन अगर ये मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो एक पार्ट के जो होता है मोमेंटम दरअसल उसको मोमेंटम नहीं कहते, बल्कि फिर सिंगल पार्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोमेंटा का, इसका मोमेंटा का। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहा या नहीं रहा। तो हम देखते हैं यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या था। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इसका मास m था, वेलोसिटी v थी, तो वो क्या होगा mv। फाइनल मोमेंटम कैसे आएगा, वो तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके आएगा, ठीक है। अब देखें, अगर यही वाला इसका मोमेंटम का वेक्टर जो इनिशियली जब ये फॉल डाउन हो रहा था, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ उसको थोड़ा सा मैंने एलिंगुएट किया है, उसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी। और ये वाला जो वेक्टर है मोमेंटा का, मैं इसको इस तरह यूं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट निकालना है ना, इन दोनों मोमेंटा का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्ट चाहिए कि मोमेंटम कंजर्व रहा या नहीं रहा। तो इस वेक्टर को बच्चों पकड़ के मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, अगर हेड टू टेल रूप से, देखिए इसका हेड है और इसकी टेल है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा। हम इसको P1 कह देते हैं और इसको P2 कह देते हैं, ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो ये इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए इसके। तो मैं फाइनल मोमेंटम जो है वो यूं लिख सकती हूँ, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम it would be equal to P1 plus P2
ये आपका रिजल्टेंट बनता है, ऐसा ही है ना, क्योंकि रिजल्टेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है जिसकी टेल से और हेड से ज्वाइन होती हो, तो वो वाला वेक्टर आपका रिजल्टेंट का वेक्टर होता है। तो आपका रिजल्टेंट है ये, तो पी आई आपके पास क्या आता है एम वी, और पी एफ आपके पास क्या है P1 प्लस P2। अगर आप इनकी भी वैल्यूज यहाँ पर डाल दें तो आपके पास क्या आएगा MP1 प्लस MP2। तो बच्चों इससे हमें पता चला कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक मूविंग शेल के लिए भी क्या करता है। इस सिस्टम में भी जहाँ पे हमारे पास जो था शेल मूविंग था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा था, वहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है होल्ड करता है। तो मैं इसका कंक्लूजन कुछ यूँ लिख देती हूँ, that law of conservation of momentum, law of conservation of momentum holds in a moving explosive system। ठीक हो गया, ये फर्स्ट एग्जांपल थी जो आपकी बुक में गिवन थी। सेकंड एग्जांपल है फायरिंग टू बुलेट फ्रॉम अ गन की, वो देखते हैं जरा उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे होल्ड करता है हमारे पास। फायरिंग अ गन, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करती हूँ जरा आपके सामने घर का। कुछ इस तरह से नजर आती है आपके पास, ऐसे ही है ना। यहाँ पर एक नाली होती है, ट्यूब होती है, जिसके अंदर आपके पास मेटालिक ट्यूब होती है, जिसके अंदर आपके पास क्या होती है बुलेट्स होती है, और बुलेट के अंदर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा होता है, और उसके यहाँ पर एक लिड होता है किसी मेटालिक मटेरियल का। जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट यहाँ से मूव करती हुई बाहर निकलती है और जाके जो भी आपका टारगेट होता है उसको हिट करती है। ठीक है, अगर मैं सपोज करूँगी जब बुलेट यहाँ से निकली गन में से, तो इसकी वेलोसिटी मेरे पास थी v और इसका मास मेरे पास था m। गन का मास मैं जरा कैपिटल M सपोज कर लेती हूँ, क्योंकि ये इन कंपैरिजन ऑफ बुलेट जो है बड़ी है। तो आपको पता है जब बुलेट यहाँ से हम फायर करते हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम जो है जनरेट करती है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम जनरेट होता है तो उतना ही मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जनरेट होता है, जिसकी वजह से फायर करते हुए बुलेट को गन में से हाथ को एक जर्क महसूस होता है। ठीक है, तो वो जो रिकॉइल या बैकवर्ड एक आपको जर्क महसूस होता है हाथ पर, जब गन पीछे की तरफ में मूव करती है तो मैं उस वेलोसिटी को कह देती हूँ कि वो v प्राइम है। ठीक है, हमने देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पर होल्ड करता है या नहीं। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इनिशियली तो हमने फायर नहीं किया, अभी जब फायरिंग से पहले की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, हमारी गन भी स्टिच हुई थी तो मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का 0। लेकिन फायरिंग के बाद जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम जनरेट हुआ उतना ही मोमेंटम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो हमारे पास बराबर होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन के, ऐसे ही है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे mv plus mv prime, this is mass of gun and recoil velocity with which gun moves in the backward direction। ठीक है, according to law of conservation of momentum, law of conservation of momentum। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है आपके पास
इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है आपके पास कंजर्व रहेगा, क्योंकि जितना मोमेंटम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों मोमेंटम बराबर होंगे आपके पास। ये मैं बुलेट के और गन के मोमेंटम की बात कर रही हूँ आफ्टर फायर, लेकिन इनका साइन ऑपोजिट होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, वो भी जीरो बनेगा और इनिशियल मोमेंटम भी जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो होल्ड करता है। लेकिन अगर मैं जरा इस इक्वेशन को यूं लिखूं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो बच्चों मैं इसको यूं लिखूंगी mv प्लस mv प्राइम। ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ अपनी वैल्यूज को। v प्राइम, ये mv जो है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा mv बाई कैपिटल M। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है बच्चों? ये तो आपके पास बुलेट का मोमेंटम है, आपकी कोशिश होगी कि ये कम ना हो, क्योंकि अगर ये कम हुआ इस इक्वेशन में तो जो आपका पर्पस है फायरिंग का, जिस टारगेट को आप हिट करना चाहते हैं, वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में इक्वेशन को जो है आप कांस्टेंट रखने के लिए, इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए आप क्या करते हैं कि अगर मैच जो है गन का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हमें बताता है, ये m क्या बता रहा है, मैच ऑफ गन। अगर गन का मैच मैक्सिमम होगा तो आपके पास जो रिकॉइल वेलोसिटी है जिसके साथ गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है वो कम होगी, उतना जर्क कम महसूस होगा। यही रीज़न है कि जो आपके पास मशीन गन होती है उनका वेट तकरीबन 6 to 8 पाउंड होता है। उनको हैवी इसलिए बनाया जाता है गन को ताकि रिकॉइल वेलोसिटी कम हो आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि आप रिकॉइल वेलोसिटी को एमसीक्यू की सूरत में रिकॉइल वेलोसिटी को कैसे कम कर सकते हैं while you are firing a bullet from a gun, तो आप कह सकते हैं by increasing the mass of gun। ठीक हो गया, क्लियर है ये आपका टॉपिक। तो आज का हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह ताला हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक हो।